नहीं, हमारी तरफ से शुरू से ये था कि प्रेशर नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमारा ये भी कहना था कि भाई अगर आप 10th अच्छे से कर लेंगे। If I have decided, then I'll definitely do it. This is the attitude of Smarty. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं ऋत्विक और ऋत्विक के फादर। ऋत्विक ने CBSE 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में 95.5% स्कोर गेन किया है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्कोर अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में गेन किया है। आज हम ऋत्विक से और ऋत्विक के फादर से जानेंगे क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने प्रिपरेशन करी और कैसे थ्रू आउट द ईयर अपनी प्रिपरेशन को मैनेज किया। तो चलिए, मैं बहुत समय ना लेते हुए एक क्वेश्चन अपने सबसे पहले बेटा ऋत्विक आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो इतनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल की है। थैंक यू सर। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बेटा आपकी स्ट्रेटजी क्या थी पूरे साल के लिए, किस स्ट्रेटजी के तहत आपने अपना काम किया, कैसे अपने आप को प्लान किया फुल थ्रू आउट द ईयर, क्या प्लानिंग थी आपकी, प्लीज़ इसे आप बताइए। जैसे पहले डेली टाइम टेबल बना रखा था, जिससे डिवाइड कर रखे थे कि इतने टाइम में ये सब्जेक्ट करना है और इतना करना है, वो डिवाइड कर रखा था। और कंसिस्टेंसी ज़्यादा मेंटेन करनी होती है तो हो जाता है। ओके सर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि आपने देखा है ऐसे कैसे किया इसमें? I think I watch very closely Ritvik. So the main I think success factor was proper planning, proper scheduling, and the allocation of time for different subjects. Okay. I think that helped really well. There was one hiccup came in between, but that we resolved through sample papers and practicing too much. Okay. I think. बेटा ऋत्विक, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये सवाल मेरे से कि सर एग्ज़ाम के पहले जो 2 महीने होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, उसमें हम रीडिंग ज़्यादा करें, राइटिंग ज़्यादा करें, या क्या काम करना चाहिए? पेपर लगाने चाहिए पहले ज़्यादा, कि हमें उस समय कौन सा की कोई बुक पढ़नी चाहिए? क्या प्रिफर करा आपने अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में, और किसने गाइड किया इसके लिए, या कई लोगों ने गाइड किया? तो प्लीज़ इसे बताएं। नहीं, मतलब एग्ज़ाम से पहले तो बोर्ड से पहले हमेशा सैम्पल पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और स्मार्ट अचीवर्स पे भी टीचर्स ने यही रिकमेंड करा कि आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करो, जिससे आपकी टाइमिंग सही है और एग्ज़ाम्स में इफेक्ट ना करे। तो उस पर ज़्यादा मेन फोकस रहना चाहिए। और पूरे साल में प्रिपरेशन तो हो ही जाती है, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वगैरह वो सब हो जाता है। तो उस टाइम पे मेनली सैम्पल पेपर्स पर फोकस करना चाहिए। ओके, सैम्पल पेपर लगाने की कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी? वो ऐसा तो बुक्स होती हैं, आप बुक्स परचेज कर सकते हो। बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसा होता है, उससे हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने एक सैम्पल पेपर लिया, आप क्या करते थे? पहले आप उसको सॉल्व करते थे, लगाते थे, और उसके बाद उसे एनालाइज कैसे करते थे? एक तो आंसर की होती है कि आप इसका आंसर मैच करते हो, और ऐसे आंसर की जाती हैं जिसमें पूरे डिटेल्ड सोल्यूशंस होते हैं। उसके बाद जो मिस्टेक्स होती थी उन्हें दोबारा रीअटेम्प्ट करता था मैं, जिससे ठीक हो जाए मेरी तरफ से, ऐसे होता था। सर इसमें आपने कैसे हेल्प करी ऋत्विक की? आई थिंक मुझे याद है कि लगभग 2 महीने पहले ही मैं आपसे मिलने आया हाँ था। जी सर। और मैंने ये डिस्कस किया था क्योंकि ऋत्विक मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, सिली मिस्टेक्स, कुछ क्वेश्चन ही वाज अटेम्प्टिंग राइट, बट देन लास्ट में जाके कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो यू गिव अस सम स्ट्रैटेजी कि आप ये सैम्पल पेपर लें, इस कंपनी का लें, प्लस स्मार्ट अचीवर ऑल्सो गिव लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स। तो जो ऋत्विक ने किया है पर्टिकुलरली इसके लिए कि मैथ्स के लिए लगभग 25 to 30 सैम्पल पेपर ही डिड इट इन 2 months. So every alternate day he was doing 3 hours religiously math sample paper, and then 1 hour for analyzation, and then he was clearing his doubt whatever he is doing mistakes with the smart achievers here, and sometime I was also able to help him. That's great, sir. तो उस हिसाब से I think that worked really well. ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के हर पेरेंट का भी क्वेश्चन है और हर बच्चे का भी सवाल है। ये जो सोशल मीडिया है, ये बहुत अच्छा टूल है, शायद इसके थ्रू ही हम आज कनेक्टेड हैं, बट ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है बच्चों के लिए। कई सारे बच्चे अपनी रास्ते को भटक जाते हैं, आजकल इन्फ्लुएंसर बनने चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई खराब कर देते हैं, बहुत सारा टाइम अपना सोशल मीडिया पे देते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये क्वेश्चन मेरा आपसे है पर्टिकुलरली।
नहीं, इससे तो हम लोग खुद भी अफेक्टेड हैं, तो Definitely. बच्चों को और हमें देख के बच्चे भी सेम फॉलो करते हैं। हाँ तो ये काफ़ी बड़ा इशू है। मुझे नहीं लगता कि अभी हम इसका कोई सही सॉल्यूशन है हमारे पास, बट फिर भी आई थिंक 2 महीने पहले और 1.5 महीने पहले हमने थोड़ा सा ट्राई ये किया कि वी डिस्कस विद ऋत्विक कि अगर एग्ज़ाम में अच्छा करना है और आगे हमें सक्सेसफुल 10th क्लियर करना है, तो हमें थोड़ा सा इसको ना टाइम एलोकेटेड टाइम में ही सोशल मीडिया को हैंडल करना पड़ेगा। ओके सो वी एलोकेटेड टाइम फॉर मोबाइल और लैपटॉप, so that's how we manage that time. But this is a real issue, and I think time will tell and how to solve it. पेंडोरा बॉक्स Yes, yes. तो बेसिकली मुझे जो समझ में आ रहा है सर, ये कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम एक डेडिकेटेड टाइम एलोकेट कर दें, यस हम 30 मिनट या 20 मिनट का चंक पूरे दिन में एक बार लेंगे, उसमें वो टाइम हमारा सोशल मीडिया के लिए है, बाकी हमारा टाइम डिफरेंट पार्ट के लिए हमारे है, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए। ऋत्विक, आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में भी इंटरेस्टेड रहते हैं अदर देन स्टडी, जो आपके लिए बहुत बड़ा फैसिनेशन हो, ऐसा कुछ है, कोई गेम एंड ऑल? मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स में मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है और Okay. इंडोर में मुझे चेस पसंद है। ओके यानी आप चेस भी खेलना पसंद करते हैं और फुटबॉल भी। क्या आपको लगता है ये जो गेम्स थे, इनकी हेल्प से आपको अपनी स्टडी में कुछ फ़ायदा हुआ? ये जैसे अगर मैं नीचे गया, मैं खेल कर आ गया, तो उसके बाद मुझे ये फाइनल रहता था कि अब मुझे पढ़ना ही है, मेरा Okay. फन टाइम ओवर हो गया, मुझे पढ़ना है, तो वो हेल्प करता था कि मोटिवेशन देता था कि अब पढ़ने का टाइम आ गया, पढ़ लो। दैट्स ग्रेट सर। इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन मेरा आपसे है, क्योंकि बच्चों के संग ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि कई बार वो खेल को ज़्यादा समय देते हैं, पढ़ाई को कम समय देते हैं, या पढ़ाई को बहुत ज़्यादा समय देते हैं, खेल को कम समय देते हैं। मेरा मानना है दोनों ही चीज़ें सही नहीं है, हमें दोनों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। आप कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे थे ऋत्विक के लिए? नहीं, वो आई थिंक व्हाट ऋत्विक टोल्ड, उसका एक वही सेम टाइम था कि फुटबॉल खेलने जाना है, तो ग्रुप ऑफ बॉयज़ वर देयर एंड दे वर प्लेइंग फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। बट हाँ, ऐसा होता है कि आप खेलने के बाद फिर आप बात करने लग गए और आपका टाइम लग गया, एंड देन आने के बाद भी you can also feel kind of distraction for the studies. ओके बट उसको उस तरह से ना लेके आपको एक तरह से जो आपका रूटीन स्टडी एटमॉस्फेयर है, उससे आपको पर्जिंग की तरह से उसको देखना है बेसिकली। तो आप रीजनरेट होके आते हो एंड उस तरह से अप्रोच करके आई थिंक ही हैंडल दैट वे। दैट्स ग्रेट। ऋत्विक, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आपके पास जो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है उसमें सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगता था, सबसे ज़्यादा इजी कौन सा लगता था? इजी में इंग्लिश ही आता है ऑब्वियसली, बट मेनली मैथ्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसमें अगर आपने कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, आपको क्वेश्चंस नहीं हो रहे, फिर अगर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो अलग बात है, बट वैसे भी उसे कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से लॉजिक डेवलप होता था क्वेश्चंस में। और जैसे जैसे बोर्ड्स आते गए, हमारे 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए थे, तो उनमें कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी। ऋत्विक, सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट तो आपने ये बता दिया जिसमें ये इशू आया, सबसे सरल सब्जेक्ट आपने इंग्लिश बता दिया, बट ये इंग्लिश इतना सरल क्यों लगता था? अब एट दिस पॉइंट ऐसा हो गया कि अब सबकी इंग्लिश, सब बच्चों की इंग्लिश एक अच्छे लेवल पे इस्टेब्लिश हो चुकी है सोशल मीडिया की वजह से, जो लॉकडाउन पड़ा था। तो अब किसी को इतनी मतलब ग्रामर मिस्टेक्स या कुछ अब ज़्यादा नहीं होती हैं, तो वो सेटल्ड है सबके लिए। ओके, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया बेटा। वो अच्छा पॉइंट ये है, सोशल मीडिया को हम डिस्ट्रैक्शन तो कह रहे हैं अगर हम उसका एक्सेसिव यूज़ करें, बट अगर उसको हम पॉजिटिवली अप्रोच करें तो हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसमें हैं, उसने हमारे पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करा है। दैट्स ग्रेट बेटा। आई थिंक एक एडिशनल पॉइंट इसमें ये है कि ऋत्विक इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ओके तो वो आई थिंक लास्ट 4-5 years 6 years ही हैज़ रेड मे बी 60 or 80 बुक्स। तो वो बुक्स रीडिंग ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन इंग्लिश, बेटर इंग्लिश। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ऋत्विक, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है। अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि आपने स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज किया? कई बार होता होगा स्कूल से भी होमवर्क मिला है, कोचिंग से भी होमवर्क मिला है, स्कूल में ना करो तो स्कूल वाले सर डांट रहे हैं, कोचिंग में ना करो तो कोचिंग में हम लोग डांट रहे हैं, इसको कैसे आपने मैनेज किया? अगर जैसे ओवरलोड जाता था तो स्कूल के लिए तो जैसे ऑन द वे बस में मुझे स्कूल में ख़त्म करना पड़ता था, या फिर स्कूल में जाती एक 0 पीरियड होता है उसमें ख़त्म करना पड़ता था, और कोचिंग का है तो मैं स्कूल से आके करता था, या फिर रात तक थोड़ी देर बैठ के फिर ख़त्म करना पड़ता था किसी तरह। कभी कभी नहीं भी हो पाता था तो फिर
प्रॉब्लम है। ओके, तो सर आप इसमें क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए, ये आज की टाइम में ये बहुत बड़ा बड़ा टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डेफिनेटली सर। सो नाउ कभी के ऐसा होता है कि अगर सेम चैप्टर ट्यूशन में चल रहा है और सेम स्कूल में चल रहा है तो वो तो काफ़ी इजीली मैनेज हो जाता है। जब भी वो डिफरेंस होता है कि एक चैप्टर वहाँ दूसरा चल रहा है और यहाँ पे दूसरा चल रहा है, उस फेज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। वो क्योंकि वहाँ का होमवर्क भी अलग से करना है, टॉपिक भी अलग है, सब्जेक्ट भी, मतलब एक ही सब्जेक्ट में 2 चैप्टर अलग अलग करने हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल आती है। ओके, बट अदरवाइज मैनेज कर हो जाता है। दैट्स। अब ऋत्विक, मेरा अगला सवाल आपसे है और ये टोटली आपसे है, इसमें मैं सर का नहीं आपका ही टोटल कंट्रीब्यूशन चाहूँगा। क्वेश्चन मेरा ये है, आपको यहाँ स्मार्ट अचीवर्स में हम 5 लोग 4 लोग पढ़ाते थे, तो कौन से टीचर की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती थी, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी, बताइए। से इरिटेशन तो नहीं थी, बट जैसे आपका ह्यूमर सर क्लास में ऑटो कॉलेज टीचर्स बेस्ट था, तो उसमें क्लास का एटमॉस्फेयर मतलब फन भी रहता था, पढ़ाई भी हो जाती थी, तो उसमें अच्छा लगता। व्हाट अबाउट फिजिक्स क्लास? फिजिक्स में भी मतलब सर थोड़े से स्ट्रिक्ट है, बट इतनी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि जिससे बेटा फिजिक्स सर की वीडियो देखेंगे। नहीं, मतलब इतनी रिक्वायर्ड होती है, मतलब, और ऐसा नहीं है कि वो भी एटमॉस्फेयर अच्छा रखते थे, मतलब वो सारी टीचर्स रखते थे सिर्फ। ओके, एंड व्हाट अबाउट बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स? उसमें भी महेश सर मैथ्स में वो भी अच्छा एटमॉस्फेयर रखते थे, बीच में जोक्स क्रैक करते हैं, और हिमांशी मैम तो करती हैं। दैट्स ग्रेट। ऋत्विक, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं, ये एक नया ट्रांजिशन है, 10th से 11th में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे आपने इसको मैनेज किया? जैसे अभी शुरुआत में जब 1-2 चैप्टर थे तब तो एकदम ऐसा लगा कि इजी है, फिर अभी धीरे धीरे रियलिटी हिट कर रही है, चैप्टर्स डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, तो अब यही है कि जितनी पहली मेहनत करी थी उसे ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, डबल ट्रिपल टाइम्स करनी पड़ेगी, जिससे कॉन्स्टेंटली वो मैनेज होता रहे, वो सब हो। व्हाट्स योर नेक्स्ट टारगेट एग्जाम आफ्टर 12th? जेई क्रैक। ओके, जेई क्रैक करना है, तो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी डिसाइड कर रखी है, कैसे करेंगे आप? मेनली ऐसे कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, और यहाँ पे कोचिंग में आके टेस्ट होते हैं तो उन्हें मतलब अटेम्प्ट करना, उनके लिए पढ़ना अच्छे से, तो दैट्स ग्रेट। अपने पीयर्स के लिए जो आपके बाद आने वाले हैं, अब जिनका 10th होगा इस साल, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस कॉन्स्टेंटली आपको प्रैक्टिस करते रहना है तो हो जाएगा। ओके सर, एक क्वेश्चन आपसे भी है और ऋत्विक आपसे भी है। जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उनका ये कहना होता है कि जब बच्चा 10th बोर्ड्स में जाता है तो बहुत सारा प्रेशर आता है रिलेटिव्स की तरफ से, जो भी आसपास का है, कोई हर इंसान कहता है बेटा इस बार आपका बोर्ड्स है, बेटा इस बार आपका बोर्ड्स है, तो ये काफ़ी प्रेशर जैसा हो जाता है। इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? मेरे फैमिली से ज़्यादा प्रेशर नहीं था, कि मतलब ऐसा तो था कि पढ़ो पढ़ो वो सब है, बट जैसे एक पहले प्रेशर होता था जो फैमिली देती थी कि इतना ही करना है, इतना ही करना है, वो नहीं था। वो वैसे पीयर प्रेशर तो था ही, बट वो हो जाता है मैनेज अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, आपको मतलब ट्रस्ट है कि आपने जो पढ़ा है उसमें आप अच्छा कर लोगे, तो हो जाता है। दैट मीन्स इसका लॉजिक जो समझ में आ रहा है कि कोई पीयर प्रेशर सर ने नहीं रखा। आप बताइए प्लीज सर। नहीं, हमारी तरफ से शुरू से ये था कि प्रेशर नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमारा ये भी कहना था कि भाई अगर आप 10th अच्छे से कर लेंगे तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ और आगे जो 12th है वो उससे भी ज़्यादा और पढ़ना पड़ेगा। सो जो फंडामेंटल्स है तो फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान दो। इवन इफ़ वी आर शॉर्ट इन नंबर दैट इज़ फाइन, बट यू वर्क ऑन फंडामेंटल्स। तो प्रेशर कोई ऐसा नहीं था कि भाई यही स्कोर करके लाना है या आपको टॉप करना है, वो प्रेशर कुछ नहीं है। सर मैं आपसे अगला क्वेश्चन, और ये टोटली आपसे है, आप पेरेंट्स को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे का बोर्ड एग्जाम होता है तो सिर्फ बच्चे का नहीं होता, उसके टीचर का भी होता है, उनके पेरेंट्स का भी होता है। तो आप इसमें बाकी पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे और कैसे इसको आपने मैनेज किया, प्लीज़ इसको थोड़ा सा बताइए। नहीं, मेरी तरफ से तो यही है, जो व्हाट हमने जो अपनी तरफ से ट्राई किया वो यही किया कि वी सपोर्टेड ऋत्विक। ओके, तो हम उसको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई आप जो है मतलब आपको बहुत ज़्यादा करना है या बहुत ऐसे करना है, बट एट द सेम टाइम अगर हमें लग रहा है कि ये डायरेक्शन थोड़ा सा गलत जा रहा है या प्रैक्टिस पूरी नहीं हो रही है, तो
हमने डिस्कस किया, हमने बैठ के एक प्लान बनाया, हमने बैठ के कई बार शेड्यूल बनाया टुगेदर कि इस टाइम में हम ये करेंगे, इस टाइम में ये करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर दिस बोर्ड एग्ज़ाम वी डिड समथिंग डिफरेंट. एवरी बोर्ड एग्ज़ाम, बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम देयर वाज 5 days 6 days हॉलीडेज़. तो जैसे ही एक एग्ज़ाम ख़त्म होता था, हम अगले 5 दिन का पूरा डे वाइज आवर वाइज प्लान बनाते थे कि उसको ये करना है. तो अब आईटी का पेपर से पहले आई थिंक 11 या 12 दिन की छुट्टी थी. तो हमने 11-12 दिन को 5 दिन मैथ्स में डिवाइड किया, 2 दिन और सब्जेक्ट के लिए दिया. सोशल साइंस था आई थिंक, इफ आई रिमेंबर. एंड देन 3 दिन सिर्फ हमने आईटी को दिया. तो वो जो एक एलोकेशन ऑफ टाइम एंड प्रॉपर प्लानिंग था, वो बहुत हेल्प किया. तो हमारा काम शायद यही है कि हमें फैसिलिटेट करना है, उसको प्रेशर ना देके उसको कंफर्ट देना है. और अगर वो टाइम से करने से उसको कंफर्ट आता है तो वो फिर अपने आप फॉलो होता जाता है. दैट्स ग्रेट सर. दैट मीन्स जो मैं समझ पा रहा हूँ, ऋत्विक की सक्सेस के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इफेक्टिव प्लानिंग. ये सारे की इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से ऋत्विक इतना आगे आया है और भी आगे जाएगा. और एक इंग्रेडिएंट जो मुझे हमेशा इस प्रकार पसंद आता है, साइलेंस एंड स्माइल. दैट इज द की इंग्रेडिएंट अकॉर्डिंग टू मी फॉर ऋत्विक. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. चुप रहिए और अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ जाइए. शाबाश ऋत्विक. अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और सर आपको भी इसमें कंटिन्यू करना है. स्मार्ट अचीवर का आपकी सक्सेस में क्या रोल रहा, प्लीज़? बहुत बड़ा रोल था एक्चुअली. जैसे कोई भी डाउट्स आते थे तो टीचर्स बहुत इजीली एक्सेसिबल थे और वो हमेशा मतलब रेडी थे मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए. अगर मुझे किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, अगर मुझे सैम्पल पेपर्स कहीं से चाहिए तो मुझे वो बुक रिकमेंड करते थे, या फिर जो भी मतलब जो जितनी भी हेल्प चाहिए थी मुझे वो सारी हेल्प देते थे मुझे. सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस था हमारी एल्डर डॉटर के साथ, तो बड़े वेल नोन सो कॉल्ड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हमें एक थोड़ा सा रिजर्वेशन था कि हम कहाँ पे ऋत्विक को कोचिंग के लिए भेजें. एंड देन वी केम टू नो अबाउट स्मार्ट अचीवर्स. तो यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा डिफरेंट और जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो है कल्चर और एक्सेसिबिलिटी टू द टीचर्स. आपको मतलब हम कभी भी आके आपसे बात कर सकते हैं बच्चे के बारे में, बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये जो डायलॉग है, ये जो कन्वर्सेशन है, आई थिंक ये दोनों और तीनों के लिए काफ़ी हेल्दी है. मतलब स्टूडेंट को के हिसाब से भी, पेरेंट्स के हिसाब से भी. और अगर ये म्यूचुअल ट्रस्ट एक बार बन जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी मन की शांति भी है और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं. डेफिनेटली सक्सेस इजी हो जाती है. होप सो आप सबको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी. इस इंटरव्यू में सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऋत्विक, आप और बड़ी बड़ी हाइट्स अचीव करें हम सबके साथ. और थैंक यू ऑल द ऑडियंस, आपने हमारा अपना समय दिया. थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू.